नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि हम लोग आज जॉन किट्स को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप जैसे CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसका एक ओड को पढ़ना है, ओड टू द नाइटिंगेल को। और अगर आप PGT इंग्लिश झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जॉन किट्स के लाइफ एंड वर्क्स को देखना है, वो भी डिटेल में देखना है। क्लियर। बड़े ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, बट इन्होंने अपने कम समय में बेहतरीन ओड्स को लिखा है, बेहतरीन प्लेस को लिखा है, जिन्हें हमें पढ़ना और जानना है। क्लियर। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इनके लाइफ एंड वर्क्स को समझते हैं और आपको अंत तक मेरे इस लेक्चर में बने रहना है और पेन कॉपी साथ में रखना ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर सको। मतलब आपको लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि चीज़ें लंबे समय तक बनी रहेंगी और हमारे पास तो खुद का एक शॉर्ट नोट होना ही चाहिए। तो मैंने बड़े ही सरल और आसान भाषा में एक शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थे जॉन किट्स, मतलब कि 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से, मतलब TB से इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। और हम लोग और आगे देखेंगे अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो जॉन किट्स वाज बॉर्न इन October 31, 1795, मतलब कि कर सकते हैं कि 1795 में 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म लंदन में हुआ था। और यह कर सकते हैं अपने भाई बहनों में क्या थे, ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 siblings and lost his father at a young age. Kid was passionate about literature from a young age and started writing poetry in his teenage years. कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये 16-17 साल के जब हुए थे तब से लिखना शुरू कर दिया था। कम ही एज में लिखना शुरू कर दिया था और अपने पापा को बड़े कम एज में ही खो चुके थे। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो किड्स अटेंडेड द क्लैक स्कूल इन इनफील्ड वेयर ही स्टडीड लिटरेचर, लैटिन एंड ग्रीक। मतलब इनको कर सकते हैं कि क्लैक स्कूल इनफील्ड में इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की और लिटरेचर, लैटिन और ग्रीक भी वहाँ पे ही उन्होंने सीखा। मतलब लिटरेचर में भी इनकी अच्छी पकड़ थी, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज भी जानते थे। पोइट्री इनको लिखना बड़ा ही पसंद था और बड़े ही कर सकते हैं कि पैशनेट होकर लिखते थे। और इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अप्रेंटिस भी किया था सर्जन में, बट हिज डेडिकेशन टू राइटिंग प्रिवेल्ड एंड ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर इन पोएट्री। मतलब इन्होंने डॉक्टर की भी इनके पास नॉलेज था, मतलब ये सर्जन भी वगैरह भी कर सकते थे, बट इन्होंने अपना करियर डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, पोएट्री में ही बनाना है। मतलब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट की पोएट्री में। क्लियर। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना है कि अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो 1795 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर दोनों का हम कंट्रीब्यूशन देखें, मिलाया जाए तो मात्र 26 साल इन्होंने अपना लाइफ को जिया। क्लियर। और 26 साल में बेहतरीन काम किया। और कहा जाता है कि अगर ये लंबे समय तक जीते तो इनका कंपेयर किससे हो रहा था, शेक्सपियर से हो रहा था। आने वाले समय में ये शेक्सपियर के जैसे और भी फेमस हो जाते। बट इन्होंने जो भी काम अपने कम उम्र में किया वो आज भी उनके वर्क्स के लिए इन्हें सराहा जाता है, इन्हें जाना जाता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। किड्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज बाय हिज सेंसुअल एंड विविड इमेजिनरी रीच यूज ऑफ लैंग्वेज। कह सकते हैं कि इनकी जो पोएट्री आप देखोगे नाइटिंगेल के बारे में इन्होंने बोला है। क्लियर। और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को, नेचर से रिलेटेड चीज़ों पे बड़ा ही फोकस इन्होंने किया। इनकी हम्बल बैकग्राउंड होती थी, न्यूमरस चैलेंजेस थ्रू आउट हिज लाइफ। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को जो फेस किया है वो सारे चीज़ को इन्होंने अपने पोएट्री में बताने का, लिखने का प्रयास किया है। क्लियर। और अगर हम बात करें कि जॉन किट्स रोमांटिक कवि थे ही, उनकी संवेदनशील कविताओं के लिए ही जाना जाता था। क्लियर। जॉन किट्स का जन्म लंदन में हुआ, ये भी आप जान ही गए, और कम उम्र में इन्होंने जिया और इन्होंने कई परेशानियों का सामना किया। ठीक ना। उनके माता पिता उनको छोड़ दिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी थे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहा, बट उन्होंने साहित्य में बड़ा ही अच्छा काम किया। क्लियर। उन भावनात्मक गहराइयों की बात की जाए तो इनकी पोएट्री में हमें देखने और समझने को मिलती है। पोएटिक इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये है सो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन,
विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर. He also drew inspiration from a Greek mythology and romantic poets of his time such as विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज. मतलब इनसे भी बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे. क्लियर. और इनके इन्फ्लुएंस विलियम शेक्सपियर के, जॉन मिल्टन के, एडमंड स्पेंसर के भी इनके पोएट्री में दिखते हैं. क्लियर. अगर आगे हम बात की जाए कि इन्होंने अपने लाइफ में किस तरह के वर्ड लिखे, तो किड्स प्रोड्यूस अ रिमार्केबल बॉडी ऑफ वर्क इन इज शॉर्ट लाइफ. मतलब बहुत ही रिमार्केबल ऑफ वर्क इन्होंने अपने लाइफ में किया. मतलब कर सकते वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर अपने एज के थे. और आपको इनके 3-4 ओड्स को तो बिल्कुल अपने माइंड में रखना चाहिए जो आपको पढ़ने. ओड टू द नाइटिंगेल, मतलब ये आपका CGL के सिलेबस में है, तो आपको इस पोएम को ज़रूर पढ़ के रखना है. आने वाले वीडियो में मैं इस पोएम को बड़े ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा. ओड टू ग्रेशियन, ये भी आपको जानना चाहिए. हो सकता है कि ये आपको 4 वर्क दे दे और पूछ दे कि इसको किसने लिखा है. PGT के एग्ज़ाम में खास कर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. और टू ऑटम, ऑड ऑन ग्रेशियन ऑन ले बेला डेम सेंस मर्सी, ये सारे वर्क जो थे हमारे जॉन किट्स भाई साहब के थे. अगर हम बात करें, किट्स पब्लिश 3 पोएट्री कलेक्शन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. इन्होंने 3 पोएट्री भी लिखी. 1857 इंडोमिनियम एंड लामिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम. हाउएवर हिज वर्क इनिशियली रिसीव मिक्स रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म. कहा जाता है कि इनकी मृत्यु तो ट्यूबरकुलोसिस से हुई ही, और बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं और बहुत सारे आगे पर्सी सेली ने कहा है, हैजलिट ने कहा है, ले हंट के बहुत सारे वर्क को जब पढ़ोगे तो पता चलता है कि कहा जाता है कि इनकी मृत्यु टीबी से तो हुई लेकिन क्रिटिसाइज भी इनको बड़ा किया गया. क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी वर्क को आप उनके अच्छाई के साथ साथ उनके बुराई को भी बताते हो. तो बहुत सारे लोग किट्स को कहते थे कि इन्होंने कम समय में इतना बढ़िया काम किया, तो लोग बहुत सारे इनके वर्क पे क्रिटिसाइज़ भी करते थे. क्योंकि 26 साल की उम्र में ये अपना जब एजुकेशन ये प्राप्त कर तब से लिखना शुरू कर दिया था. तो लोग कहते थे कि इनकी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, जो ये पोएम या ओड्स लिखते हैं वो बढ़िया नहीं. तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है. और कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ भी होता है और नेगेटिव. लेकिन अगर हम बैलेंस्ड होकर अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है. बट किट्स को का बहुत सारे फ्यूचर के जो राइटर, इनके बाद आने वाले जो राइटर हुए, उनका कहना था कि क्रिटिसाइज की वजह से भी इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई. लेकिन जब हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हैं, इनके डिटेल्स स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि इनकी एक बीमारी भी थी ट्यूबरकुलोसिस, जिन्हें टीबी के नाम से जाना जाता, इनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी. और एक आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखोगे तो बहुत सारे राइटर्स जो हैं जिनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी. मतलब उस समय सबसे ज़्यादा लोग लंग इशू की वजह से और टीबी से बहुत ज़्यादा डेथ होती थी. क्लियर. तो D.H. लॉरेंस हमारे भाई साहब जो मॉडर्न राइटर थे, उनकी भी मृत्यु इसी से हुई थी. और बहुत सारे राइटर थे जिनकी मृत्यु हुई थी, जो आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगा. तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि अपने लाइफ में इन्होंने 3 पोएट्री कलेक्शंस को भी लिखा है जो यहाँ पे है. और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपने माइंड में रखना, जो 1818 में आया था, इंडोमिनियम. क्लियर. लामिया इसाबेला, है ना. चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. लव एंड लॉस की किट्स हैड अ डीप कैपेसिटी फॉर लव एंड हिज रिलेशनशिप ग्रेटली इन्फ्लुएंस हिज पोएट्री. मतलब ये है सो लव, रोमांटिक पोएट तो ही थे और लव में, रिलेशनशिप में ग्रेटली इन्फ्लुएंस इनका पोएट्री में नज़र आता था. बड़े प्यार के बारे में बात करते थे. और हिज लव फॉर फैनी ब्रॉने से इनका लव अफेयर भी चला, है ना. ही मेट इन 1888. और कह सकते हैं कि 1818 का जो एज था इनके लाइफ का बड़ा ही अच्छा एज माना जाता है, क्योंकि इस समय इन्होंने बहुत सारे वर्क को लिखा और उसके बाद इन्हें लिखने का समय ही नहीं मिला. क्लियर. और अगर हम इनकी बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया ही कि ओड टू द नाइटिंगेल हो गया, ओड टू द साइकी हो गया, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न हो गया, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी इसी में आपको देखने को मिलता है. क्लियर. तो चलिए अगर हम बात करें, सम ऑफ हिज मोस्ट पैशनेट एंड poignant words, tragically their love story was cut short by Keats' declining health and his ultimately death from tuberculosis at the age of 25 to 26 के एज में इनकी मृत्यु हो गई. और मैंने आपको बताया था कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है किस बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई, तो आप इजली बता सकते हो. क्लियर. और 1818 के बाद से लेकर 1820 के एज में 21 तक में इन्होंने खूब सारा काम किया. मतलब मृत्यु के लास्ट क्षण तक भी इन्होंने काम करते रहा.
फेमस कोट्स की बात की जाए तो किड्स पोएट्री इज अ फील्ड विथ मेमोरेबल लाइन एंड कोट्स। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस इंक्लूड अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। एज लाइन किसकी है? तो जॉन किट्स की है। हैडर मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम में इस लाइन को दे दिया जाता है और चाहे राइटर्स रहेंगे, आपको बताना है किस राइटर ने इस लाइन को पुट किया है अपने ओड या पोएम में। तो आपको किन के साथ जाना है? जॉन किट्स के साथ जाना है। चलिए मैं कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पे देखूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज रिटेन बाय जॉन किट्स? तो पैराडाइज लॉस्ट, द वेस्टलैंड, और टू द नाइटिंगेल, द रेवन। तो कह सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट की बात की जाए तो पैराडाइज लॉस्ट हमारा किनका था? आप अगर इनको जानना चाहेंगे तो आप पैराडाइज लॉस्ट देखोगे कि ये हमारा जॉन किट्स का नहीं था। द वेस्टलैंड की बात करें तो टी.एस. इलियट जी का था। और टू द नाइटिंगेल की बात करें तो ये जॉन किट्स का था। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? और टू द नाइटिंगेल हमारा है ऑप्शन सी। किन्होंने लिखा? जॉन किट्स ने लिखा। और ये आपको जैसे सीजल में पढ़ने भी हैं। क्लियर? अगर हम बात की जाए और पैराडाइज लॉस्ट की बात किया जाए तो मिल्टन भाई साहब ने इसको लिखा था। क्लियर? Which of the following is not the theme commonly explored in a John Keats poetry? ब्यूटी, लव, नेचर और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम जाएंगे कि इनकी पोएम में हमें पोएट्री भी नज़र आती है, लव भी नज़र आता है, नेचर भी नज़र आता है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात ये नहीं करती। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात आपको देखनी है तो हम लोग विक्टोरियन एज के राइटर्स के पोएम और पोएट्री में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हमारा विक्टोरियन एज में हुआ था। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे साइंस में खूब काम हो रहा था और साइंस रिलीजन से बढ़कर पे वहाँ पे था। क्लियर? अब हम लोग आते हैं विच पोएट वाज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन जॉन किट्स राइटिंग स्टाइल? विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इमली डिकिंसन, माया इंकुलबी। तो हम लोग इसका बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी हमारे क्या थे? रोमांटिक पोएट्स थे, रोमांटिक एज के राइटर थे। और आपको इनको भी जैसे सीजल में पढ़ना है। और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग पीछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था हमारा 1772 में। और मृत्यु की अगर हम बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1850 में। और इनको पोएट लॉरेट भी बनाया गया था। क्लियर? किसके बाद? रॉबर्ट सौदे के बाद। मतलब कि पोएट लॉरेट की बात करें तो राष्ट्र कवि होते थे इंग्लैंड में, तो इनको पोएट लॉरेट भी बनाया गया था रॉबर्ट सौदे के बाद। और इनको आपको पढ़ना भी, मैंने इसके लेक्चर को भी, इनके लाइफ वर्क को भी वीडियो में बताया है। और मैंने द रैम्बो पोएम जो इन्होंने लिखी है उसको भी मैंने डिफ़ाइन किया है। तो और जैसे सीजन में पढ़ने भी हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे मैंने वहाँ पे डिफ़ाइन किया है। क्लियर? अगर हम लोग आगे बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस वर्क बाय जॉन किट्स? टू ऑटम, इंडोमिनियम, पैराडाइज लॉस्ट और टू द ग्रेशियन। तो मैंने बताया कि टू ऑटम, इंडोमिनियम और टू ग्रेशियन ये सारे जॉन किट्स के वर्क हैं। बट पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो ये मिल्टन भाई साहब ने लिखा है। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नोट अ फेमस। तो नोट आपको जरूर देखना। अगर फेमस वर्क रहता तो हम लोग भले दूसरे वर्क में जाते या एक ही वर्क इनका दिया हुआ रहता, बाकी अदर वर्क रहते। अब इसलिए क्वेश्चन जब मिलता है तो हम लोग इस नोट को ध्यान नहीं दे पाते और तुरंत हमको लगता है कि अरे उनका कोई वर्क के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको नोट भी देखना है। क्लियर? तो हमारा पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इसको नहीं लिखा है। विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ जॉन किट्स एसोसिएट विथ? तो हम लोग कह सकते हैं किस एज के वो राइटर थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे किसके एज के थे? तो हमारे थे रोमांटिसिज्म के थे, रोमांटिक एज के राइटर थे। क्लियर? और रोमांटिक एज की शुरुआत कब से हुई थी? तो कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के 1798 में लिरिकल बैलेट जब उन्होंने लिखा तब से शुरुआत हो गई थी। और आप इसी को जस्ट पलट दोगे, मतलब लिखोगे 1789, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और कहा जा सकता है कि यही शुरुआत हो गई थी रोमांटिक एज आने की। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें ये कहाँ तक चला तो 1798 से लेके कहीं कहीं आपको 1832 मिलेगा और 1837 मिलेगा, जब क्वीन विक्टोरिया जो गद्दी पे अपना बैठी तब से हमारा शुरू हो गया और फिर आगे विक्टोरियन एज शुरू हो गया। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बात अगर हम करें तो अगर आप
हमारे साथ जुड़कर, मतलब टेलीग्राम चैनल में अगर आप जुड़ते हो तो हम हर दिन कुछ क्विज करवाते हैं और वो क्विज के क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। क्लियर? तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो इसका लाभ ले सकते हो। दूसरी बात है, मैंने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है पीजीटी इंग्लिश के लिए। आप अगर इसको परचेज करते हो तो मैं अभी वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट में ऐड कर रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हो और 10 फुल मॉक टेस्ट भी है जिसका लाभ आप ले सकते हो। क्लियर? अगर आगे हम बात करें, अगर आप पीजीटी के साथ तो जुड़ ही गए, अगर आप सीजीएल के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इस कोर्स को आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। स्टडी फॉर गोल्स ऐप में एक कोर्स अवेलेबल है, आप वहां भी इसको ले सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे हैं, मैं अपना नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, आप वहां इसको देख सकते हैं और इसका जल्द ही मॉक टेस्ट भी आने वाला है। क्लियर? आगे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान का महाअभ्यास देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप झारखंड के एस्पेरेंट्स हो, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेरेंट हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन झारखंड सामान्य ज्ञान से भी आएंगे। तो 149 रुपये में 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनको देखने के बाद एक आपकी अच्छी समझ झारखंड पे बन जाएगी। अगर आप पीजीटी का मॉक टेस्ट मेरे से लेना चाहते हो तो 199 में आप इसको परचेज कर सकते हो और लगभग इसमें सीबीटी मोड में हूबहू एग्जाम जैसा प्रैक्टिस का फील आपको आएगा। मैंने इस तरह से इस मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया है कि आप अगर इसको दोगे तो आपकी एक अच्छी समझ बनेगी और आप ये जान जाओगे कि मेरी किस टॉपिक पे कितनी पकड़ है और किस राइटर के प्ले से, किस एज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सबको बड़े ही विस्तार पूर्वक से यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। क्लियर? तो इस तरह हमने आज जॉन किट्स को जाना और आगे के वीडियो में हम इनके बाद आने वाले राइटर पीबी शैली के बारे में जानेंगे। क्लियर? क्योंकि जॉन किट्स और पीबी शैली ऐसे राइटर थे जो अपने लाइफ में बहुत कम जिए बट बढ़िया काम किया। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।